हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 2। आज हम ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, अगर कोई भी आपसे ऑब्जेक्टिव, रोल, किस इम्पोर्टेंस और एडवांटेज किस चीज़ के, अकाउंटिंग के, मतलब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग का रोल क्या है, अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस और अकाउंटिंग के एडवांटेज फ़ायदे क्या हैं। अगर कोई भी अगर आपसे ये सब पूछता है तो मैं आपको कुछ कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ, वो आप इन सब में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ओके, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। क्या कोई दिक्कत? देखो, अकाउंटिंग करने से हमारे पास एक क्या, रिटर्न फॉर्म में सारी चीज़ों की सारी की सारी ट्रांजैक्शन अच्छे से लिखी होंगी, अरेंज होंगी। हमने लेज़र बनाया होगा तो सब सेपरेट भी होंगी, जर्नल भी होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होगा। तो एक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये है कि अकाउंटिंग जो है हमें एक रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करती है। ओके, पॉइंट नंबर 2, अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अगर रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो हम क्या पता कर पाएंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसका ये फ़ायदा है कि हम अपना प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे और क्या फ़ायदा है? तो अकाउंटिंग करने से हमें क्या पता पड़ेगा? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्योंकि हम अकाउंटिंग में क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, समराइजिंग करते हैं उन्हें, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, हेल्प्स इन मैनेजमेंट, या हेल्प्स इन मैनेजर भी लिख सकते हो। ठीक है, हेल्प इन मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करोगे तो आपको पता पड़ेगा हमारी जो सेल है वो बढ़ रही है, घट रही है, हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ये सब अगर पता होगी तो उसी हिसाब से तो आप डिसीजन लोगे। अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो उस घाटे को रिमूव करने के लिए, उस घाटे से उभरने के लिए क्या करा जाए, तो ये सब डिसीजन कब लेते हैं? जब हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा, हम उसे एनालाइज करेंगे, समझेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये करने से कुछ होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। अगला है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम तभी तो हम यूजर्स को अपने कंपनी के बारे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। यूजर्स कौन होते हैं? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, पार्ट नंबर 1 में। यूजर्स इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, तो उन यूजर्स को कैसे बताओगे आप? जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे जब तक तो बता ही नहीं सकते। इसलिए अकाउंटिंग करने का ये फ़ायदा है कि हम यूजर्स को आसानी से बता सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, हम हमारी बिजनेस की एसेट्स को एसेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एसेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। अगर बिजनेस में सारी चीज़ें लिखी होंगी भाई, जैसे कि हमारे पास इतनी मशीन है, इतने फैंस है, इतनी डेस्क है, जो भी रखा हुआ है बिजनेस में, अगर उन सब का रिकॉर्ड है तो हमें पता होगी।
अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो कोई भी एम्प्लॉय चोरी करके ले जा सकता है। तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि हमारा सामान चोरी हो चुका है? हम लिख के रखेंगे तो हमें पता रहेगा ना कि हमारे पास पहले कितना था। तो इस वजह से तो ये हमारे एसेट का प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। एविडेंस इन कोर्ट, एक हमारे पास प्रूफ बन जाता है कोर्ट में। अगर कल को कोर्ट में कोई सा भी किसी भी वजह से मुकदमा चलता है तो हमारे पास सारी की सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन जब भी रिकॉर्ड करते हैं जब उनका एविडेंस होता है हमारे पास। ओके, तो एविडेंस हेल्प करेगा। अकाउंटिंग जो आपने करी है उसमें सब कुछ लिखा होगा, आपने किस तारीख को किस इंसान को बेचा था, पेमेंट कब करी, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी फायदा देगा। अगर आप अपना बिजनेस बेचना चाहते हो तो आपको पता कैसे पड़ेगा आपकी बिजनेस की वैल्यू कितनी है? जब तक आप अकाउंटिंग करोगे नहीं। अकाउंटिंग में पता पड़ जाता है। अकाउंटिंग में क्या है, पता पड़ जाता है कि आप जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसके अंदर बैलेंस शीट बनाते हो। क्या बनाते हो? बैलेंस शीट। तो उसके अंदर आपको पता पड़ जाता है कितनी आपकी असेट्स है। असेट का मतलब मैंने अभी बताया था प्रॉपर्टी, कितनी आपकी प्रॉपर्टी है और कितने आपके ऊपर लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब होता है कर्जा। ठीक है, कितनी आपकी संपत्ति और कितनी आप पे कर्जा है। तो आप आसानी से अपने बिजनेस को सेल करने में हेल्प मिलती है जब अगर आपने अकाउंटिंग करी है। रिप्लेस मेमोरी, अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आप उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड करते हो, किसको कब मैंने उधार बेचा है, कब नगद बेचा, तो आपको पता रहेगा किससे पैसा लेना और किसको देना है। रिप्लेस मेमोरी मतलब आपके दिमाग से वो चीज़ें निकलेंगी नहीं, क्योंकि आपने उसको लिख रखा है। कंपैरेटिव स्टडी, किसी अपने प्रीवियस ईयर के डाटा से या जो आपने लास्ट ईयर जो आपकी परफॉर्मेंस थी उससे मैच कैसे करोगे? उससे मैच करने के लिए भी तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी ना इस साल की, जब भी तो मैच कर पाओगे पिछले साल से। तो लगभग आपके 10 पॉइंट इनफ है। आप इनको लिख सकते हो कि अकाउंटिंग करने के फ़ायदे क्या होते हैं, रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है। ठीक है, ये सारे फ़ायदे जब भी होंगे जब आप क्या करोगे? अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब देखो, अकाउंटिंग की कुछ ब्रांचेज होती हैं। क्या होती है? ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो जो अकाउंटिंग की 3 ब्रांच होती है। तो पहली होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट आती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जहां पर हम अपनी क्या पता करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, जहाँ पर हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता करते हैं उसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी आप 11th एंड 12th में पढ़ोगे वो सब क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस। ये होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जहाँ पे आप किसको कंट्रोल करते हो? कॉस्ट को। कॉस्ट को कंट्रोल करना, प्राइस डिसाइड करना कि भाई कौन सा सामान कितने रुपए का है कि नहीं। अब अगर मार्केट में कोई पेन 10 रुपए का बिक रहा है तो उसकी 10 रुपए वैल्यू कैसे लगाई? कितने रुपए उसका सामान उसमें लगा बनाने में, कितने लेबर की सैलरी लगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई, और जो भी कितना एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस खर्च हुआ, सब कुछ मिलाकर जितना भी हमने उसका प्राइस डिसाइड किया 10, वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। तब ये 10 डिसाइड करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ी ना, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसके अंदर हम अपनी कॉस्ट को भी क्या करते हैं?
कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? मान लो आपने सामान बनाया 10 रुपये का, उसको मार्केट में बेचते हो 12, उसका सेल प्राइस है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप उसका प्राइस कितना कर दोगे? 14 रुपये। तो क्या 14 रुपये में आपसे कोई परचेस करेगा? नहीं करेगा। क्यों? दुनिया 12 रुपये में बेच रही है, आप बेच रहे हो 14 रुपये में, तो कोई भी आपसे परचेज नहीं करेगा। तो इससे बढ़िया रास्ता क्या है? आप अपनी कॉस्ट को, ये आपका कॉस्ट है, ये आपका सेल प्राइस है, तो आप अपनी कॉस्ट को कम कर लो, इसको रिड्यूस करो। जहाँ से सस्ता सामान मिलता है वहाँ से खरीदो, ताकि आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सको। अब 9 का बनाओ 12 में बेचो, 3 रुपये का प्रॉफिट। पहले हो रहा था 2 का, 8 का बनाओ 12 में बेचो, 4 रुपये का प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं हम कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। तो मुझे को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये ING यहाँ लिखा है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं अकाउंटिंग करके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो वो सारे कहाँ आते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट 2 टॉपिक और है, आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं। डिफरेंसेस हैं और एक लिमिटेशन। तो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस बताना है कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग तो आपने पढ़ लिया। अकाउंटिंग के अंदर 7 पॉइंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ठीक है, समराइजिंग के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग। तो अकाउंटिंग इन 7 को मिलके होती है। तो ये क्या है? अकाउंटिंग। लेकिन जो ये बुक कीपिंग वर्ड है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? शुरू के 4 पॉइंट क्लासिफिकेशन तक। ये इतना स्टेप क्या है? बुक कीपिंग का है। अब बुक कीपिंग करता कौन है? देखो, जो पुराने समय में मुनीम वगैरह होते थे, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, एक कोई बड़े जमींदार या राजा महाराजा के साथ कोई एक मुनीम रहता था, जिसका अकाउंटेंट रहता था, कि जो कितना पैसा दिया है, कितना लिया है, कितने का अनाज बेचा, खरीदा, वो सब कुछ लिखता था। वो सब क्या है? बुक कीपिंग। बुक क्या है? एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। कुछ इस तरीके से समझो, बुक कीपिंग छोटा है, इससे बड़ा क्या है? अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हो, बुक कीपिंग में 4 पॉइंट आते हैं शुरू के, और अकाउंटिंग में शुरू के 4 प्लस लास्ट के 3। इसका मतलब जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होता है, उस इसके अंदर अगर मैं ये 3 चीज़ें प्लस कर दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा? अकाउंटिंग। समझ में आया? अब देखो स्कोप। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट, और क्या लिखा? मेजरिंग दैम इन मनी टर्म। पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको वैल्यू लगाते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। यही मैंने आपको इधर बताया, यही 4 पॉइंट। अब अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इन एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ दो, जो आपका बुक कीपिंग का प्रोसेस है उसके अंदर 3 पॉइंट जोड़ दो लास्ट के। समराइजिंग और समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, इंटरप्रिटेटिंग मतलब इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ द यूजर्स। तो अगर हम ये 3 पॉइंट जोड़ देते हैं बुक कीपिंग में, तो हमारा क्या बन जाएगा? अकाउंटिंग। स्टेज सबसे पहले क्या फॉल होगा? सबसे पहले होता है बुक कीपिंग, इसीलिए ये प्राइमरी स्टेज है। और अकाउंटिंग कौन सा स्टेज है? सेकेंडरी। क्यों? अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक बुक कीपिंग फॉलो हो रहा है, फिर ये प्लस ये, फिर आपका हो रहा है अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का पुराने ज़माने में होती थी, तो उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव कितना होता था कि वो एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सिर्फ एक रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन रख सके। लेकिन जो अकाउंटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअल में रिजल्ट निकालना। अपने मैंने अभी बताया ना आपको, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव लिखवाए थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंटिंग के। एक रिजल्ट निकालना, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग के। नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग क्या रोज का काम है, रोज होता है, पर डे वो लोग लिखते थे। जैसे आपके आसपास जो राशन की छोटी मोटी दुकान है, वो भी तो रोज आपको सामान आप उनसे उधार खरीदते हो, तो वो रोज लिखते हैं, तो क्या है? बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटिंग ऐसा नहीं है,
दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर, ये बदलती रहती है, जरूर नहीं है रोज रोज होता है, कभी कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस, ये इट इज बीइंग अ रूटीन वर्क कैन बी परफॉर्म बाय नॉट सो ट्रेन स्टाफ। तो ये परफॉर्मेंस मतलब बुक कीपिंग करने के लिए आपको कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रेन स्टाफ नहीं चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग तो एक करने के लिए एक आपको पढ़ा लिखा अच्छा बंदा चाहिए, ठीक है। स्पेसिफाई फंक्शन इज परफॉर्म बाय ट्रेन स्टाफ, देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग, जो ट्रेन है वो बंदा चाहिए। लेवल ऑफ स्किल्स, यहाँ पे ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, लेकिन अकाउंटिंग में क्या है, रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए आप भी तो पढ़ रहे हो अकाउंटिंग, लेकिन बुक कीपिंग तो कोई भी कर सकता है, क्या अकाउंटिंग कोई कर सकता है? नहीं कर सकता, इसलिए अकाउंटिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है, बुक कीपिंग छोटा कॉन्सेप्ट है। ओके क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफरेंस अच्छे से आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी टाइम बाद पूछा जाता है। लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशन कहाँ तक है, अकाउंट की लिमिट कहाँ तक है। फर्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, जो हमने अकाउंटिंग करी है वो पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली exact in spite of the fact that transaction are record on the basis of evidence, यहाँ पे भी लिखा है कि हम जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो एक एविडेंस के हिसाब से करते हैं, ऑल्थो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन एविडेंस येट एट फ्यू प्लेसेज एस्टिमेटेड, अब कई जगह हम कुछ क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, आर मेड टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, पता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेट द यूजफुल ऑफ लाइफ ऑफ एन एसेट, कि भाई कोई हमने मशीन खरीदी, उसकी लाइफ कितनी है, दुकान वाले बताते हैं 2 साल चलेगी, 3 साल, क्या पता ज़्यादा चले, क्या पता लाते ही ख़राब हो जाए, है कि नहीं। और प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट, प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है, मान लो किसी से 10,000 रुपये लेने थे, क्या करने थे, 10,000 रुपये लेने थे, तो वो इंसान 10,000 रुपये गारंटी है कि 10,000 ही देगा, क्या पता उसने हमें 2,000 रुपये नहीं दिए, पता नहीं है ना, जब तक पैसे हाथ में नहीं आ जाए जब तक हम कैसे मान लें कि वो 10 ही देगा, क्या पता वो ज़्यादा दे दे, कम दे दे, या कुछ भी ना दे। तो ये इसीलिए अकाउंटिंग क्या है, नॉट फुल्ली एक्जैक्ट, पूरी तरह से सही नहीं है। अगला है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे मशीन हमने खरीदी, मशीन खरीदी, दुकानदार ने बोला ये मशीन आपकी 10 साल चलेगी, क्या गारंटी है इसकी लाइफ 10 साल है, क्या पता ये 2 साल में ही ख़राब हो जाए, क्या पता ये 15 साल तक चले, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है। अगला, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट, अकाउंटिंग क्या करता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनकी हम वैल्यू नहीं लगा सकते, ठीक है। नोट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में हम उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते, वो सारे होते हैं क्वालिटेटिव एलिमेंट। जैसे कि आपके पास अच्छी क्वालिटी के क्या है, अच्छी क्वालिटी के या स्किल्स है मैनेजमेंट, अच्छी क्वालिटी है, अच्छे एम्प्लॉई हैं, ईमानदार एम्प्लॉई हैं, स्टाफ अच्छा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन आपके अच्छे हैं, लोगों से आपके अच्छे हैं रिलेशन, ठीक है। इन सबको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम इसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। जैसे कि आपकी मम्मी अगर हाउस वाइफ है तो वो घर का काम करके, क्या आप उन्हें पैसे देते हो, हम तो इस वजह से हम उनकी वैल्यू नहीं लगा सकते, इसलिए उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो वही क्वालिटेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जिनकी हम वैल्यू नहीं लगा सकते इन मनी में। अकाउंटिंग इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल, अकाउंटिंग क्या करता है, प्राइस लेवल के इफेक्ट को इग्नोर कर देता है। जैसे कि अगर हमने चीज़ खरीदी है आज, अगर मैंने कोई 10 रुपये की चीज़ खरीदी तो मुझे 10 रुपये में ही रिकॉर्ड करना है, कल को उसकी वैल्यू 20 होगी तो मैं 20 नहीं कर दूंगा। इसीलिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट कैसे बनता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट, मनी क्या मेजरमेंट यूनिट है जो कि चेंज इन वैल्यू फ्रीक्वेंटली, जो कि चेंज होती रहती है उसकी वैल्यू, मान लो आज वो चीज़ 10 की है कल को 8 ही हो जाए या बढ़ जाए। इट इज़ डज नॉट रिमेन स्टेबल, कभी वो सेम नहीं रह सकती इस वजह से, ठीक है। लास्ट है अकाउंटिंग में लीड्स विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मेकअप करना। यहाँ पे हम किस चीज़ का मेकअप करते हैं,
यहाँ पे हम करते हैं हमारी बैलेंस शीट वगैरह का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इनका हम क्या करते हैं मेकअप करते हैं ताकि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अच्छी दिखे। जैसे लड़कियां वगैरह मेकअप करती हैं, क्यों? ताकि वो अच्छे दिखें। ऐसे ही कंपनी के जो स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हम समरी बनाते हैं उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, ये अकाउंट है शॉर्ट में A/C लिख देते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 3 चीज़ें बनाते हैं। तो हम इन 3 चीज़ों में थोड़ी हेर फेर करके इसको अच्छा कर देते हैं ताकि हमारी जो पोजीशन है वो क्या दिख सके, शो अ बेटर पोजीशन, हमारी पोजीशन क्या हो, बेटर दिखे, व्हाट एक्चुअली से अच्छी दिखे। ठीक है, तो ये सारी थी लिमिटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन और बुक कीपिंग, उनका डिफरेंस 80% आता ही आता है एग्जाम में, आपको मिलेगा जरूर क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कराऊंगा 0 to N। तो अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि होगा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।